नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज से एक नया अध्याय शुरू करते हैं रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हम लोग PYQ करेंगे जो कि NTPC, LP, JEE, टेक्नीशियन, RPF और ग्रुप डी में आपको हेल्पफुल होगी। इसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस करेंगे विथ अपडेटेड करंट अफेयर के साथ, और ये सीरीज करने के बाद आप लोग को किसी भी प्रकार का सेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो इसमें से जो आपका सिक्किम है, वो सिक्किम जो है ना, वो आपका 7 सिस्टर्स का सदस्य नहीं है। तो सिक्किम है क्या, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले राज्य कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश पहला है, फिर असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और सिक्किम है। ये सभी जो हैं वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। इसमें प्रथम 7 सिस्टर्स, जबकि सिक्किम को ब्रदर सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार 7 बहनें और 1 भाई मिलाकर पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो मोल का उपयोग करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको मोल में हम लोग व्यक्त करते हैं, और ये मूल कण क्या क्या हो सकते हैं? आपके परमाणु, अणु, आयन और इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे एक मोल बराबर कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, और जूल जो है वो कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है, और लक्स जो है वो प्रदीप्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो कुडनकुलम है ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु प्रदेश के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। इसका निर्माण 2001-2 में शुरू हुआ और वर्ष 2013 में यह परिचालन में आया। इस परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट हैं। कितने यूनिट हैं? तो 2 यूनिट हैं। इसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। कुडनकुलम आयतित PWR प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला संयंत्र है। मौजूदा भारत में परमाणु संयंत्र दबाव वाले भारी जल रिएक्टर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? तो इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत जो की थी वो 2013 में की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत वर्ष 2013 में की थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 ईस्वी को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 द्वारा छोड़ा गया, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा।
अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगलयान लॉन्च करने वाला भारत चौथा देश है। भारत कौन सा है? तो भारत चौथा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? तो पिनाका है। कौन सा है? तो पिनाका है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पिनाका भारत में उत्पादित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकेंड में ही 100 केजी के एक के बाद एक 12 रॉकेट लॉन्च प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा, त्रिशूल जो है वो जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। और धनुष मिसाइल स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है जो 500 केजी तक आयुध ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबंटू क्या है? तो उबंटू जो है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्याख्या देखते हैं इसकी। उबंटू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार 2004 में जारी किया गया था। पहली बार इसे कब जारी किया गया था? 2004 में। इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया है। कौन सा कोड बेस है? तो डेबियन लिनक्स कोड बेस है। उबंटू में कई सॉफ्टवेयर पैकेज हैं जिन्हें GNU यानी जनरल पब्लिक के तहत लाइसेंस प्राप्त है। यह प्रयोगकर्ताओं को प्रोग्राम के अपने स्वयं के संस्करण को कॉपी करने, बदलने और विकसित करने और परिवर्तित की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर है ये आपका केरल में स्थित है। कहाँ है? तो केरल में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिले में स्थित है। कहाँ? तो पतनमतिट्टा जिले में स्थित है। यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। कौन सा भगवान? ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध है। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? यानी जो दिल्ली में स्थित नहीं है वो कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा है। तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुलंद दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में स्थित है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इंडिया गेट स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है जो कि नई दिल्ली में है। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित है। इसका निर्माण बेगम के आदेश पर वर्ष 1565 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये 2019 का है। तो इसमें आपका अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को मिला था उस टाइम 2019 में। वर्ष 2019 में इसको मिला था, लेकिन 2024 में मशहूर गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को ये प्रदान किया गया है। तो 19 तो याद नहीं रखना है, लेकिन 2024 ला जो कि 58 नंबर का है उसको आप लोग को याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? तो इसके तहत 11 लाख की धनराशि प्राप्त होती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाग देवी यानी कि सरस्वती माँ की
मूर्ति यानी प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी जो है गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो जो दांडी है ये आपका नवसारी जिले में स्थित है। कहाँ? तो नवसारी जिले में। व्याख्या देखते हैं इसका। दांडी जो है भारत के गुजरात के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। सन 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया और अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि आंसर सी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी व्याख्या देखते हैं, यही है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। क्या चीज? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वराज तो तिलक की जो कर, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा प्रचलित किया था वो भगत सिंह के द्वारा प्रचलित किया था, लेकिन ये जो इनकलाब जिंदाबाद जो नारा दिए थे वो हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? तो 1 अप्रैल 2019 से देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को दर्शाने वाला कौन है? तो लाइकेन है। कौन सा है? तो लाइकेन है। व्याख्या देखते हैं इसकी। लाइकेन कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। लाइकेन जो होता है वो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें कवक तथा शैवाल का संबंध पत्थर सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन जैसे शैवालों को प्रदान करता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को प्रदान करता है। कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हैलिटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हैलिटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी कि CPRI कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है ये आपका कहाँ है? तो शिमला में। कहाँ? शिमला में। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये तो आपका शिमला में है। कुछ और प्रमुख जो अनुसंधान है जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान ये आपका नई दिल्ली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान ये आपका लखनऊ में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान ये आपका कटक में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान ये आपका राजमुंदरी में है और भारतीय लाह अनुसंधान ये आपका रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है कौन? तो मालदीव जो है यानी बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। व्याख्या इसका देखते हैं। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक जो है वो आपका क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो वर्ष 1977 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से अस्तित्व में आया। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं, तथा शेष 2 सदस्य म्यांमार और थाईलैंड जो है आपका दक्षिण पूर्व एशिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे?
तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्मा राम पांडुरंग। की व्याख्या देखते हैं। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से वर्ष 1867 में आत्मा राम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। वर्ष 1869 में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रानाडे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं? यानी कौन से दो देश जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं? तो कौन से देश हैं? तो पराग्वे और बोलिविया जो है वो लैंड लॉक्ड देश है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्थल रुद्ध देश या लैंड लॉक्ड उन देशों को कहा जाता है जिनकी भौगोलिक सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। विश्व में 44 स्थल रुद्ध देश हैं। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्थल रुद्ध देश नहीं है। मतलब उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? तो 2020 में जो पर्यावरण दिवस था उसका जो थीम था वो था जैव विविधता था। क्या था? तो जैव विविधता था। हम लोग याद रखेंगे 2024 का। 2024 में इसकी जो थीम है वह है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, और इसका जो मेजबान है वो है संयुक्त अरब अमीरात है। पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वो 5 जून 1974 को मनाया गया, और इसकी मनाने की जो घोषणा था वो वर्ष 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? तो इसमें से विषाणु के द्वारा जो रोग होता है वो कौन सा होता है? तो चिकन पॉक्स यानी कि चेचक होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पहला तो वायरस जनित रोग देखते हैं। तो वायरस से जो होने वाले रोग हैं वो कौन सा है? तो एड्स है, डेंगू ज्वर है, पोलियो है, चेचक है, खसरा है, रेबीज है, चिकन पॉक्स है और हर्पीज है और गलसोथ है। ये सभी क्या है? वायरस से होने वाले हैं। जीवाणु से होने वाले रोग हैं टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, निमोनिया, प्लेग और डिप्थीरिया है। और फफूंद से होने वाले कौन से हैं? तो दमा है, एथलीट फूट है, खाज है और गंजापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? यानी कि किस राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो गुजरात है इसका जो तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। देखते हैं तो गुजरात की कितनी है? तो गुजरात की जो तटरेखा है वो 1214.70 किलोमीटर है। महाराष्ट्र जो है 652 किलोमीटर, केरल जो है 569 किलोमीटर और उड़ीसा जो है वो 476 किलोमीटर है। और जो भारत की जो कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर है, और ये कुल 9 राज्यों में फैला हुआ है और 4 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो आपका 1986 में पारित किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। उसके बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 253 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने
और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। और जो यह अधिनियम है वो संपूर्ण भारत में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है, यानी ध्वनि जो होता है वो किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो वैक्यूम, यानी कि जो वैक्यूम है, निर्वात है, उसमें से ध्वनि पास नहीं करती है। की व्याख्या देखते हैं। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है। ध्वनि क्या है, तो एक प्रकार कंपन और विक्षोभ है जो ठोस, द्रव या गैस से होकर संचरित या संचारित होती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है, और ध्वनि जो है वो तरंग के रूप में गमन करती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है, यानी ध्वनि की जो चाल होती है वो माध्यम की प्रत्यस्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, और जो चाल होती है इसकी अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। वायु में ध्वनि की चाल कितना है, तो 332 मीटर पर सेकेंड, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड, और लोहे में है 5130 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, तो जोजिला है। कौन सा, जोजिला। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं। दर्रा किसको कहते हैं, यानी कि पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी चोटी, वह निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसको क्या बोलते हैं, तो दर्रा बोला जाता है। अब देखते हैं कि जो जोजिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बारालाचा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये लेह को मंडी से जोड़ता है। नाथुला दर्रा है ये आपका सिक्किम में है। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है, और ये सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। और जलेपला जो है ये अभी आपका सिक्किम में है, और ये सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर का जो संबंध है वो किससे है, तो रेशम कीट पालन से है। किसमें, तो रेशम की खेती से है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुछ और भी, जैसे सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन से हो गया, पीसी कल्चर ये आपका मत्स्य पालन से हो गया, एपी कल्चर ये आपका मधुमक्खी पालन से हो गया, और एवी कल्चर ये आपका पक्षी पालन से हो। कौन सा, एवी कल्चर आपका पक्षी पालन से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते थे वो आपका गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। कहाँ, तो गुवाहाटी में। 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में ये आपका तमिलनाडु में आयोजित किए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट में महाराष्ट्र 158 मेडल के साथ, सेकेंड में तमिलनाडु 98 मेडल के साथ, और थर्ड में हरियाणा 103 मेडल के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है, यानी कि महारत्न कंपनी में इनमें से कौन शामिल है। तो इसमें कौन सा है, तो कोल इंडिया लिमिटेड है। कौन, तो कोल इंडिया लिमिटेड। अभी देखते हैं, अभी वर्तमान में अगर महारत्न कंपनी का बात करें तो टोटल कितने हैं, तो 13 महारत्न कंपनी है। जिसमें से आपका पहला है कौन सा, तो एनटीपीसी, जिसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था 1975 में है। फिर है ओएनजीसी, ये आपका 1956 में बना था। फिर सेल जो है आपका 1954 ईस्वी में। फिर कोल इंडिया लिमिटेड ये आपका 1975 में। फिर आपका आईओसीएल ये आपका 1959 में। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ये आपका 1964 में बना था।
फिर गेल, गेल आपका 1984 में बना था। फिर बीपीसीएल यानी कि आपका 1952 में बना था। फिर आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं एचपीसीएल आपका 1974 में बना था। फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये आपका 1989 की कंपनी है। फिर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी आरईसी आपका ये 1969 की कंपनी है। फिर कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल ये आपका 1975 की है। और 13 है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये आपका 1986 की कंपनी है। तो ये आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो किन दो शहरों के बीच पहली बार इसको चलाया गया? तो न्यू दिल्ली और वाराणसी के मध्य इसको चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो पटचित्र जो शैली है ये आपकी उड़ीसा की है। कहाँ की? तो उड़ीसा की है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चित्रकला की पटचित्र शैली उड़ीसा के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय रूपों में से एक है। पटचित्र का नाम संस्कृत शब्द पट यानी कैनवास या कपड़ा और चित्र यानी कि चित्रण से लिया गया है। पटचित्र कैनवास पर की जाने वाली एक ऐसी चित्रकला है जिसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों तथा सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकारी में जगन्नाथ मंदिर का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण तथा भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण प्रमुख है। ज्ञात हो कि पटचित्र शैली को उड़ीसा में जीआई टैग भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है? तो हेग में है। हेग कहाँ? नीदरलैंड में। देखते हैं इसके बारे में कुछ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रावधान न्यायिक अंग है। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र का जो है वो प्रधान न्यायिक अंग है जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा वर्ष 1945 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। मतलब जितने भी संयुक्त राष्ट्र के अंग है 6 टोटल, उसमें से ये जो है वो न्यूयॉर्क में नहीं है। यानी कहाँ? ये अलग कंट्री में है, नीदरलैंड हेग में है। इसके संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या और इसमें दोनों इक्वल ही है, यानी कि कितने हैं? तो 193 है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2024 में लेबनान के नवाफ सलाम है जो कि 27 नंबर के हैं। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? जो गोबी मरुस्थल है ये आपका एशिया में है। कहाँ? तो एशिया में रूस और मंगोलिया की सीमा पर है। कहाँ है? तो रूस और मंगोलिया की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कौन है? तो कल्हण है। और राजतरंगिणी से हम लोग को कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और राजतरंगिणी जो है वो कुल 8 तरंगों मतलब 8 भागों में, और ये इसमें 12वीं सदी के आसपास इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो सेकेंड युद्ध था वो 1556 में हुआ था। कब? तो 1556 में। पहला हुआ था 1526 में और तीसरा हुआ था 1761 में हुआ था। देखते हैं इसमें पहला जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। कब? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था
और सेकेंड जो था वो का 5 नवंबर 1556 में था। किसके बीच? तो हिंदू राजा हेमचंद विक्रमादित्य हेमू के बीच और मुगल बादशाह अकबर के बीच। और तीसरा जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली जो था वो विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान जो होता है ना वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। तो चाहे पृथ्वी चल जाए या दुनिया का कोई भी या ब्रह्मांड का कोई भी ग्रह चल जाए, उसका द्रव्यमान जो होगा वो 60 केजी ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 60 केजी ही रहेगा। इसका व्याख्या देखते हैं कि पृथ्वी द्रव्यमान जो होता है ना, किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है जो सर्वत्र एक समान होती है, मतलब ये कहीं भी चेंज नहीं हो सकती है। जबकि किसी वस्तु का भार यानी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो जी पर निर्भर करता है, यानी कि वो ग्रेविटी पर निर्भर करता है। अतः 60 केजी के द्रव्यमान व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर समान रहेगा, यानी कहीं भी चल जाए वो समान ही रहेगा। जबकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 1/6 होने के कारण 60 केजी द्रव्यमान व्यक्ति का भार चंद्रमा पर व्यक्ति के भार का 1/6 होगा, यानी कि जो उसका भार जो होगा वो 1/6 हो जाएगा। कहाँ पर? ही चंद्रमा पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थायी सदस्य कौन है? नहीं है, तो ये जापान जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? तो कुल 6 अंग हैं, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो है आपके अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है वो आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए होता है। वर्तमान में इसमें 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें से चीन है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है और रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 552 है। कितनी है? तो 552 है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लोकसभा जनता की सभा है। क्या है? लोकसभा जो है वो जनता की सभा है, जिसमें से लोग प्रत्यक्ष रूप से चुन के लोगों को भेजते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 252 हो सकती है, जिसमें से अधिकतम 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको नहीं किया था, यानी कि वर्तमान में ये आपका खत्म हो गया, यानी कैंसिल हो गया है। अभी वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो ये आपका 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? यानी खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। यानी सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। किसकी? तो पाहुल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना है वो क्या है? तो ये है बालिकाओं के लिए लघु जमा योजना है। क्या है? तो बालिकाओं के लिए लघु जमा योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत की गई थी। इस योजना के तहत माता पिता या संरक्षक
बालिकाओं के नाम से उसके जन्म लेने से 10 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक खाता खोला जा सकेगा। इस योजना के शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बेटियों को सशक्त बनाना। योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपया वार्षिक तथा अधिकतम 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपये वार्षिक जमा किया जा सकता है। कन्या के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे ब्याज सहित पूरी राशि दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यानी कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है और डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू ही करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का थैंक्स।